फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और आसाम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी, जो कि डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं बीएसएफ के भी। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश सिंह जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, सीधा मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है कि भारत में, देश भर में जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो राज्य हैं, उनके थानों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाने चाहिए। और ये जो भी एजेंसीज इंटेरोगेशन करती हैं या फिर जिनके पास पावर है अरेस्ट करने की, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे एनसीबी की बात हो, चाहे एनआईए की बात हो, उन सब में कैमरा लगाने की ये निर्देश दिए हैं और केंद्र सरकार को भी कहा गया है। तो आप क्या मानते हैं कि पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म्स पे आप लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो क्या इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा? और क्या आम लोगों की जो शिकायतें होती हैं कि पुलिस का उनके प्रति व्यवहार ठीक नहीं होता जब वो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं या आमतौर पर भी, तो क्या उसमें भी एक तालमेल बैठेगा, एक भरोसा बढ़ेगा? प्रकाश जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी नीयत में कोई संदेह नहीं, और वो जी। पुलिस में सुधार चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि पुलिस थाना परिसर में कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो या कस्टोडियल हो, तो बिल्कुल। इस जी। घटना ना हो। तो उनकी नीयत बिल्कुल साफ है और वो चाहते हैं पुलिस कार्य में सुधार। पर सवाल ये है कि ये जो आदेश उन्होंने दिए, ये कहाँ तक व्यवहारिक हैं और कहाँ तक इनका अनुपालन हो सकेगा। आदेश देना जी। एक बात है, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना दूसरी बात है। देखिए, देश में कुल मिला के 16,000 करीब थाने हैं। अच्छा, इसमें जी। बहुत से थाने ऐसे हैं जो दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, देहातों में हैं, जहाँ बिजली नहीं जी। है, इंटरनेट नहीं है। वहाँ कैसे ये सुविधा उपलब्ध होगी, मुझे नहीं समझ में आता। अभी पिछले वर्ष ही 2019 में एक कॉमन कॉज़ और कुछ और संगठनों ने मिला के एक रिपोर्ट जारी की थी। मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा। जी। स्टेटस ऑफ बिल्कुल। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। इन इंडिया ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का मैं एक लाइन बस पढ़ूँगा। इसमें लिखा जी। है कि अक्रॉस 22 स्टेट्स का उन्होंने सर्वेक्षण किया था। 70 पुलिस स्टेशंस डू नॉट हैव वायरलेस डिवाइसेस। 70 थानों में जी। वायरलेस यंत्र हैं ही नहीं। जी। 214 थाने ऐसे हैं जहां टेलीफोन नहीं है। 24 थाने ऐसे हैं जहां न तो वायरलेस है न टेलीफोन है। बिजली का तो उन्होंने नहीं लिखा है, और आगे और लिखते हैं कि 240 थाने आज की तारीख में भी ऐसे हैं जहां की मोटर गाड़ियां तक नहीं है, व्हीकल्स नहीं है। यानी कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस का आज की तारीख में भी बहुत पुराना है। अब मतलब आप उसे 20वीं शताब्दी का क्या कहिए, आप मध्य 20वीं शताब्दी तक का कह सकते हैं, 21वीं शताब्दी का तो है ही नहीं। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, वायरलेस मतलब हैं पर अपर्याप्त हैं, सर्वथा अपर्याप्त हैं। उसके बाद जी। इस तरह का आदेश दिया है, वो कैसे सरकारें चाहते हुए भी लागू कर पाएंगी, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। मैं नहीं समझता कि लागू कर पाएंगे। जहाँ बिजली भी नहीं है वहाँ आप कहाँ से आप सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे? या जहाँ बिजली 8 घंटे नहीं रहती है, मतलब ये दिल्ली, आप हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो समझते हैं कि चलिए 20-22 घंटे तो बिजली मिल ही जाती है। पर बहुत से जी। क्षेत्र ऐसे हैं, वहाँ आप जाइए, पता करिए तो मालूम होगा साहब, 12-12 घंटे उनको मालूम है कि 12 घंटे बत्ती आएगी, 12 घंटे नहीं आएगी। मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में हालात काफ़ी ख़राब हैं बिजली की उपलब्धता के, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कैसे लगेगा मुझे नहीं मालूम। फिर दूसरी बात जो मुझे ये लगती है कि आप थाने में इतना ज़्यादा, जैसे लिखा है कि थाने का आगे पीछे, ऑफिस में, एसएचओ कमरे में, लॉकअप में, हर जगह, मतलब थाने का कोई क्षेत्र सीसीटीवी कवरेज से बचा न रहे। जी। नहीं, मतलब इतना अविश्वास क्यों है पुलिस पे? अगर आपको अविश्वास इतना पुलिस पे है तो फिर मतलब कोई और फोर्स खड़ी कर ली जाए। ठीक है, आप पुलिस पे निगरानी रखिए, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस के कोने चप्पे-चप्पे में कुछ गलत ही काम हो रहा है। आप आवश्यकता इस बात की है कि अगर गलत काम हो रहा है तो सही काम क्यों नहीं हो रहा उसका पता किया जाए और उन कारणों का निदान किया जाए। आप अगर जी। एक चप्पे-चप्पे पे कब सीसीटीवी कैमरा लगाइएगा तो मेरे ख्याल में हर थाने में
कम से कम 6 से लेके 10-12 बड़े-बड़े थानों में 10-15 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अब सीसीटीवी कैमरे क्या, इतना खर्चा जो सरकार करेगी, उतना खर्चे में आप उसको वायरलेस क्यों नहीं देते? उतना खर्चे में आप उसका टेलीफ़ोन क्यों नहीं दे देते? उतने खर्चे में उसके लिए कुछ गाड़ियाँ क्यों नहीं मुहैया करा देते? उतने खर्चे में आप विजिटर्स रूम ही बनवा दीजिए। विजिटर्स को बैठने की जगह नहीं है, कुछ थानों में कुर्सियाँ नहीं हैं, कुछ थानों में स्टेशनरी की कमी है। तो मूलभूत तो जो व्यवस्था है वो इतनी लचर है, और आप उस लचर व्यवस्था पे एकदम आधुनिक एक निगरानी रखना चाहते हैं, तो निगरानी रखना चाहते हैं उसमें हम आपकी नियत पे बिल्कुल नहीं संदेह करते। आपका माननीय महोदय, आप लोगों का आदेश बिल्कुल सही नियत से है और आप पुलिस में सुधार चाहते हैं। पर उसके लिए कुछ प्रायोरिटाइज़ करिए आप कि किधर से हम शुरू करें। अगर वो ये कहते हैं कि पुलिस में यह इंफ्रास्ट्रक्चर हर थाने में उपलब्ध हो जाना चाहिए, हम कहते हैं अगले 2 साल में। आप कह दीजिए कि हर थाने में अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो इतनी गाड़ी होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ है तो इतने मतलब अकोमोडेशन ऐसा होना चाहिए, कर्मियों के लिए इतने मतलब कम से कम 70-80% कर्मियों के लिए अकोमोडेशन सुनिश्चित होना चाहिए। नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा था 100% होना चाहिए। मैं कहता हूँ 70-80% कुछ निर्धारित कर दिए। फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ इतनी होनी चाहिए। तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दीजिएगा तो पुलिस का काम बहुत कुछ तो अपने आप सुधर जाएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम आपके ऊपर निगरानी रखेंगे। ठीक है, निगरानी रखिए। निगरानी रखना पुलिस पे बहुत आसान काम है, पुलिस को दंड देना भी बहुत आसान काम है, क्योंकि ये फ़ोर्स अनुशासन में काम करती है, इसलिए कुछ कभी बगावत तो करती नहीं जब तक कि सिर से पानी ऊपर ना उतर जाए। तो ये आदेश नेक नियति से, सही उद्देश्य से दिए गए हैं, पर पहली बात तो राज्य सरकारें अगर चाहेंगी भी, कोशिश भी करेंगी, तो भी इसका 100% तो इन्फोर्समेंट नहीं हो पाएगा। हो सकता है 40-50% हो जाए, शहरों में कुछ हद तक हो जाए, तो वहाँ भी जब बिल्ली चली जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सीसीटीवी कैमरा, तो ये आदेश सही है, पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी प्राथमिकताएँ अगर तय कर ले पुलिस के बारे में। अब उन्होंने 2006 में पुलिस सुधार का एक आदेश दिया, वो उसके बारे उसको क्यों भूल गए वो? क्यों भूल गए? मैं जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से पूछूँगा। उसकी मॉनिटरिंग वो कर रहे थे और उन्होंने देखा है कि राज्य सरकारें उसके अनुपालन में कोताही कर रही हैं। जी। और अब जस्टिस थॉमस कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई थी। जस्टिस थॉमस कमेटी 2008 से 2010 तक उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा? वी आर डिसमेड, ये उनके शब्द है, वी आर डिसमेड बाय दी, अगेन आई कोट अनकोट, टोटल इंडिफरेंस। मतलब वो हतप्रभ थे, एकदम उदासीनता जो राज्य सरकारों की थी पुलिस रिफॉर्म के बारे में, उस उदासीनता से वो हतप्रभ थे, भौचक थे कि ये हो क्या रहा है। कोई राज्य सरकार उसके बारे में अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही। आप उसको क्यों नहीं ठीक करते? उसको तो आप भूल गए। अरे वो आपका इतना बड़ा आदेश था, एक ऐतिहासिक निर्णय था, एक ऐतिहासिक डायरेक्शंस थे, उसके अनुपालन आप सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं और आप इधर जी। इधर उधर मतलब जिसे कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश कर रहे हैं। इससे फायदा नहीं होगा। आप किसी समस्या को उसके बुलसाई पे हिट करिए, बुलसाई पे हिट करिए, उसके बाद बाकी तो चीजें अपने आपको आप क्या ठीक हो लगता है सर कि बुल्सआई कहाँ पर है? बुलसाई तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। जो 6 निर्देश हैं उनके राज्य सरकारों के लिए 2006 में उन्होंने दिया था, उसको आप उसको सुनिश्चित करिए, बाकी चीजें अपने आप। देखिए ऐसा है, आपका शरीर है, अगर आपका दिल ठीक काम कर रहा है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाकी शरीर को ठीक आसानी से ठीक किया जा सकता है। पर आप हाथ में मालिश करिए और पैर में दंड बैठक करिए और हार्ट आपका कमजोर हो तो फायदा क्या है? आप तो मर जाएंगे, दंड बैठक में ही मर जाएंगे। जी। तो हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड एंड वी आर जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश। तो ये उससे मतलब जी, मैं जो कहता हूँ, मैं जजेस साहब के नियत में लेश मात्र भी नहीं संदेह कर रहा हूँ, पर उनकी प्राथमिकताएं मैं बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर से कहना चाहूँगा, उनकी प्राथमिकताएं सही नहीं है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा बल देना चाहिए। तो अब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप फिर सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा क्या करेंगे? वो डब्बा लगा रहेगा और मालूम होगा कि काम ही नहीं कर रहा है। आज दिल्ली में भी कितने सीसीटीवी जी, टीवी उसके कैमरे लिए लगे भी हैं, आप पता कर लीजिए वो कितने काम कर रहे हैं, ये जी, पूछ लीजिए, सीधी सी बात। तो ये मतलब जी। उनकी आदेश बिल्कुल सही है। आदेश का अगर अनुपालन हो जाए तो मैं ये भी मानता हूँ कि पुलिस में थोड़ा सुधार की दिशा में एक कदम होगा और पुलिस में जो कस्टोडियल टॉर्चर है, कस्टोडियल इल ट्रीटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट या प्रिजनर्स होता है, वो
कम हो जाएगा, इसमें मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। अगर ये इसका जी, अनुपालन हो जाए, पर देखिएगा आप, अभी 2018 में उन्होंने आदेश दिया था, 2020 में उसको और सख्त कर दिया, अब 2025 में फिर यही आदेश उनको देखना पड़ेगा कि भाई हमने तो आदेश जी। 2018 में भी दिया था, 20 में भी दिया था, पर अभी 2025 में भी नहीं हुआ। नहीं हुआ क्योंकि इस देश में बिजली और इंटरनेट अभी 100% पेनिट्रेशन नहीं है। ये अमेरिका में तो ये आदेश लागू हो सकता है कि वहां बिजली 24 घंटे आती है, बिजली जाना एक खबर होती है। यहाँ तो बिजली आना बहुत बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिजली आना खबर होती है। जी। तो जी, तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं, चाहे आप बता रहे हैं कि रिसोर्सेज़ की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, उसके लिए सोलर पैनल भी लगाए जा सकते हैं और पावर बैकअप भी हो सकता है जिस जगह अगर बिजली जाती है, या फिर कई तरह की और इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि 18 महीने का बैकअप होना चाहिए या 1 साल का बैकअप होना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, कि आदेश इसकी मंशा बिल्कुल सही है, इंटेंशन बिल्कुल सही है, मंशा बिल्कुल सही है, सिद्धांततः कि मैं कस उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आदेश आदेश दिया। पर सिद्धांत सिद्धांत की बात एक होती है और ज़मीनी हकीकत अगर आपने हुँ। नहीं देखी और नहीं समझी, तो फिर आपके आदर्श मतलब नहीं नहीं उस फलीभूत नहीं होंगे। तो अभी जी, उनकी प्रायोरिटीज़ लेकिन उनको सर ये उनको भी तो अभी देखा जाता है एक कि बात पुलिस देख के लीजिए। प्रति जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, पुलिस के प्रति जो लोगों का भरोसा है, उसको भी कायम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम अगर महिलाओं को देख लीजिए, अगर कंप्लेंट लिखाने जाएँ या कोई एफआईआर दर्ज कराने जाए, उसमें कितनी आनाकानी होती है और अक्सर ये भ्रष्ट रूप भी पुलिस का सामने आता है। तो लोगों में उतना भरोसा है नहीं, आप दिल्ली की बात कर लीजिए चाहे, और जिस तरह की रिपोर्ट भी आती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 2020 के सर्वश्रेष्ठ जो थानों की सूची, उसमें दिल्ली का कोई थाना नहीं है। जबकि दिल्ली में बिजली भी है, सब कुछ है, सारी सुविधाएँ हैं। उसमें मणिपुर के हैं का थाना है, तमिलनाडु का दूसरे नंबर पर, अरुणाचल का तीसरे नंबर पर, लेकिन दिल्ली का कोई नहीं है। तो सुविधाएँ जहाँ होती हैं, वहाँ भी अगर एफिशिएंसी नहीं आती, तो फिर आप किसे ज़िम्मेदार मानते हैं? देखिए, ज़िम्मेदार तो समाज है और समाज का एक चेहरा पुलिस है, पुलिस को आप ज़िम्मेदार मान लीजिए। पर पुलिस को ज़िम्मेदार कहना एक बात है और गहराई में द जाके ये देखना कि भाई ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसको समझने की ज़रूरत है। जी, क्या ये दुष्ट हैं? क्या ये किसी किसी ऐसी फैक्ट्री से ये पुलिसकर्मी तो नहीं आए हैं जहाँ राक्षस पैदा होते हैं? नहीं, राक्षसों का प्रोडक्शन होता है, वो सारे पुलिस में जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। अरे आपका भाई जी, पुलिस में हो सकता है, हमारा बेटा पुलिस में हो सकता है और किसी जी, का भतीजा बिल्कुल। हो सकता है, किसी के चचा हो सकते हैं। आप समाज से ही तो आ रहे हैं। हम लोग इतने बुरे तो नहीं हैं। पर पुलिस में जाके एकदम से सबके मुँह पे कालिख पोतने हुँ, पोतने लगते हैं लोग। बिल क्यों कालिख पोतते हैं भई? पहले ये तो देखो हमको काम करने दे रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा निर्देश जो था, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जी, पुलिस की कार्य मतलब काम करने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए, काम करने का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वो दबाव से मुक्त होकर काम करें। किसी बाह्य जी, एक्सटर्नल प्रेशर, कि कोई बाह्य राजनीतिक दबाव दबाव पुलिस एक बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। अब उस दबाव को तो आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। उस दबाव को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप यूपी और बिहार की बात करते हैं, यूपी बिहार में तो है। आप कलकत्ते में जाइए, मतलब पुलिस क्या है? पुलिस एकदम सरकार के इशारे पे चल रही है। वहाँ की कलकत्ते की पुलिस का सही चित्रण तो शायद जी, वेस्ट बंगाल का आता ही नहीं है। तो जी, अ, 1 सेकंड। कलकत्ते वेस्ट बंगाल जी, वगैरह में पुलिस तो बहुत भयावह स्वरूप है। जो पार्टी इन पावर है, उसकी एकदम एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, उसके गुलाम के तौर पे पुलिस काम कर रही है। तो आप बाहरी दबाव से तो हमें मुक्त कर नहीं पा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि साहब ये काम अच्छा रही महिलाओं की बात, जी, सही है। मैं मानता हूँ कि महिलाओं के प्रति जो संवेदन होना चाहिए, महिलाओं के जो अभियोग दर्ज होते हैं उसमें जितनी कुशलता से और जितनी तत्परता से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, मैं मानता हूँ। अब उसके लिए जी, थोड़ा-सा ट्रेनिंग में सुधार की ज़रूरत है, दृष्टिकोण में परिवर्तन की ज़रूरत है। आप ट्रेनिंग को अब आप क्या महत्व दे रहे हैं? अब आप राज्यों में जाके देखिए ट्रेनिंग का क्या हाल है। जी, पहली बात तो ट्रेनिंग हो नहीं रही, मुश्किल से 4% या 5% जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। जबकि नियम ये है कि 100% कर्मियों की ट्रेनिंग हर साल होनी चाहिए और मुश्किल से 5% की हो रही है। पहले तो ये बीमारी राज्य पुलिस में ही थी, अब मुझे मालूम अब ये पता चल रहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बीएसएफ, सीआरपीएफ
जहाँ की मतलब अनिवार्य था कि मतलब हम लोग के टाइम की ट्रेनिंग तो होनी ही होनी है, हर साल होनी है। वहाँ अब 99% फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है इन्होंने, लेकिन वहाँ भी ट्रेनिंग नहीं हो रही, तो उनका भी स्टैंडर्ड देखिए गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो केंद्रीय पुलिस बल है, तो ये ट्रेनिंग जी, आप करेंगे नहीं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आप रिजेक्टेड डिस्क्रेडिटेड ऑफिसर्स को पोस्ट कर देंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में संसाधन आप देंगे नहीं, और उसके बाद आप कहेंगे साहब एटीट्यूडनल चेंज हो जाना चाहिए। भाई ट्रेनिंग में ऐसे आदमी रखिए जो कम से कम कर्मचारियों को प्रेरित कर सकें, उनसे उत्साहित कर सकें, उनमें आदर्श का पुट डाल जी, सकें कि तुमको देश की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, औरतों के प्रति संवेदन करना है। वहां तो आप फ्रस्ट्रेटेड डिस्क्रेडिटेड लोगों को पोस्ट कर देते हैं। तो मतलब आप ट्रेनिंग ठीक करेंगे नहीं, एटीट्यूडनल चेंज पे जोर देंगे नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर से जो इंसुलेशन होना चाहिए वो आप देंगे नहीं, और उसके बाद कहेंगे भाई पुलिस में ये है वो है। तो पुलिस में दोष तो बहुत घुस गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पुलिस में तो दोष बहुत हैं, पर उन दोषों के निराकरण के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, दुर्भाग्य से 7 दशक बीत गए स्वतंत्रता के बाद, और बड़ी मुश्किल से 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए और उसका अनुपालन भी नहीं हो रहा। तो फिर हम चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, हम तो पूछते हैं आज के लोगों से, हम जी, पूछते हैं चाहते क्या हैं आप पुलिस से, कैसे आप मतलब मैं तो कहता हूं देखिए भारतीय पुलिस जिन परिस्थितियों में काम कर रही है, अगर यहाँ अमेरिकन पुलिस को इन्हीं परिस्थितियों में ला दिया जाए या ब्रिटिश पुलिस को परिस्थिति, देखिए ब्रिटिश पुलिस तो 3 महीने में भाग जाएगी, अमेरिकन पुलिस 1 महीने में भाग जाएगी। काम ही नहीं करें, कहेंगे ऐसे कोई काम होता है, ना हमारे पास गाड़ी है, ना टेलीफोन है, ना पैसा है, ना पेट्रोल है, ऐसे कोई काम होता है। संसाधन तो दीजिए, संसाधन उपलब्ध करिए, उसके बाद ट्रेनिंग जी, अच्छी दीजिए। वो सब होगा नहीं, और फिर पुलिस पे दोषारोपण के लिए सब लोग तैयार बैठे हैं, और सब लोग कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं। नतीजा ये होता है कि अच्छे से अच्छे, आपको शायद नहीं मालूम होगा, इंडियन पुलिस सर्विस में दुनिया के सबसे क्वालिफाइड आदमी इंडियन पुलिस सर्विस में आते हैं। इतने क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर्स आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। आई इंडियन जी, पुलिस सर्विस में जो भर्ती होता है आदमी को, आई कोई मतलब मास्टर्स डिग्री देकर आता है, कोई आईआईटी से आ रहा है, कोई मेडिकल का ग्रेजुएट है, सब अपने अपने क्षेत्र के मतलब अपने अपने क्षेत्र से बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं। अब ये आने के बाद ये बेचारे जी, देखते हैं कि भैया यहाँ काम करने का माहौल ही नहीं है, काम करने के अनुकूल वातावरण ही नहीं है। बस किसी तरह से गाड़ी चली जा रही किसी तरह से, और सब लोग इसी बात में खुश हैं, गाड़ी चली जा रही है, और नेता इसलिए खुश है कि पुलिस हमारे इशारे पे चलती है, और हम जिसको चाहते हैं उसको मुकदमे में, फर्जी मुकदमे बंद कर देगी, और अपने आदमियों को के खिलाफ मुकदमे खारिज करवा देगी। तो ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? जी। तो ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन ऑफ़िसर्स आते हैं जो इंडियन पुलिस सर्विस में आते हैं, तो अगर वो किसी कोई डीसीपी है, तो क्या अपने इलाके में जितने भी थाने आते हैं, उसमें से कोई ऐसे थाने को चुन के उन्हें आइडियल या एक मॉडल थाना नहीं बना सकता? क्या उसके पास इतने प्रेशर होते हैं, इतना पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि वो हमारा एफिशिएंसी नहीं ला सकता? कोई आईजी अपने शहर को बेहतरीन नहीं बना सकता अगर वो चाहे तो? क्या उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते? हम दूर दराज के इलाकों की बात छोड़ दें, लेकिन कोई जो बड़े शहर हैं, टियर 1 सिटीज हैं, टियर 2 सिटीज हैं, क्या वहां एक एक उदाहरण, एक मिसाल पेश नहीं की जा सकती? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, कुछ थानों कई जगह ये प्रयास हुए हैं कि मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाए जाएं। जयपुर में मैंने जी, सुना था कि कुछ मॉडल पुलिस स्टेशंस हैं, और जो मतलब जाके अंदर आदमी मतलब लगता है कि हम इंडियन थाने में हैं या किसी अमेरिकन थाने में, ऐसा लगता था। पर वो देखिए अब वो एक बूंद है सागर में, एक बूंद है, एक अच्छी एक मीठी बूंद मिल जाती है, बाकी सब पानी तो कड़वा है। तो असली चीज इसका तो विस्तार जब होना इतने चाहिए। जी, इतने स्मॉलिश क्वालिफाइड जब प्रोफेशनल्स आते हैं, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर में या जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें उनका टैलेंट भी कहीं न कहीं खो जाता है, आप ये कह रहे हैं, और वो जो जहाँ एफिशिएंसी है काम, जिस नहीं, जिस वो तरह तो से फिर परिवर्तन ला सकते हैं अ, नहीं, वो परिवर्तन अगर लाते भी हैं तो होता क्या है, एक अफसर परिवर्तन लाता है, उसके जी, बाद उसका उत्तराधिकारी आता है, वो कहता है नहीं नहीं इससे फलां मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, वो वहीं का वहीं खत्म हो जी, जाता है। देखिए परिवर्तन तब स्थायी होता है जब उसको आप संस्थागत रूप दे दें, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, जी, तब तो परिवर्तन स्थायी होता है। जी, वरना बहुत से परिवर्तन हमने किए, हमारे जाने के बाद हमारे उत्तराधिकारी ने उसको उलट दिया। इसी तरह बहुत से बड़े जी, अच्छे अच्छे अफसर हैं, देखिए आईपीएस में बहुत ही अच्छे योग्य दूरदर्शिता वाले अफसर हैं, और ये अपने अपने क्षेत्र में बड़ा
होनहार काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। जी, पर इनका काम इनके कार्यकाल के बाद खत्म होने लगता है या धूमिल तो हो ही जाता है। क्योंकि दूसरे आदमी को उसमें जी, प्रतिबद्धता नहीं है। वो सोचता है कि ये काम तो फलाँ अफ़सर के नाम से जुड़ा है, तो उसके तारीफ़ हो रही है, हमारी तारीफ़ नहीं हो रही, तो वो कुछ जेलसी में उसको नहीं परस्यू करता है। बहुत से कारण हैं, पर जब अगर आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर दें, कोशिश की गई है। देखिए जी, इधर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने हर स्टेट से आंकड़े लिए। फिर उन्होंने एक पुस्तिका बनाई है बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब जहाँ जी, मतलब जिस राज्य में भी उन्हें ये लगा कि ये अच्छा प्रयोग हुआ है, उसको उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस के नाम पे नोट करके उसकी एक पुस्तिका बनाई है और उस किताब को उन्होंने सर्कुलेट जी, किया है सब डायरेक्टर्स जनरल को कि भाई ताकि आप इसमें से जो अच्छा लगे आप अपने प्रदेश में उसको लागू करिए। कुछ लागू हो रहा है, कुछ नहीं लागू हो रहा है, पर ये एक्सपेरिमेंट देखिए जब तक ये तो पुलिस के अंदर की बात है, पर जब तक राज्य सरकारें, जब तक हमारे चीफ जी, मिनिस्टर विजनरी चीफ मिनिस्टर्स नहीं हुए, अभी तो चीफ मिनिस्टर ऐसे हो रहे जी, हैं देखिए, अब किसी का नाम क्या लेना है, पर वो पुलिस के प्रति उनका दृष्टिकोण यही है जैसे पुराने ज़माने में अगर आपने पता नहीं कितना पुराना ज़माना देखा है, मैंने तो देखा है ज़मींदारों के पास लठायत होते थे। जी, फलाने आदमी का गल्ला उठा लाओ, फलाने आदमी की लड़की उठा लाओ, फलाने आदमी को 2 डंडे माराओ, लठायत होते थे। वो मतलब कोई उनको जी, पूछने वाला नहीं था। इसी तरह आज की राज्य सरकारों, पुलिस के प्रति यही दृष्टिकोण है कि हमारे पास ये सब 30,000, 40,000, 60,000 जितनी फ़ोर्स है वो हमारे पास ये लोग हैं, इनका हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो ये जैसे चाहे अपना अपना काम करने दो, पर जब जी, पॉलिटिकल केसेस आते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस आती हैं, तो हम इनको हम बताएँगे कि कैसे काम करो, किसको छोड़ो, किसको रखो, किसको फँसाओ, किसको किसको बख्श दो। तो ये स्थिति मतलब ठीक नहीं है, इसको खत्म होना पड़ेगा, इसको खत्म होना कब तक ये चलेगा, कब तक चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट देख रही है, जानती है और इसीलिए उन्होंने उसका इलाज भी किया। पर इलाज करके उसके बाद वो भूल गए। वो घाव घाव तो अभी भी बह रहा है, घाव तो अभी भी जी, बह रहा है। इलाज क उन्होंने देखा कि साहब मारने वाले लोग ज़्यादा हैं, घाव करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उन्होंने मरहम पट्टी करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? आपने एक काम शुरू किया था, कृपया आपसे करबद्ध प्रार्थना है उस सुप्रीम कोर्ट से, करबद्ध प्रार्थना है कि उस काम को आगे बढ़ाइए, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाइए। और जब तक जी, आपने जो लक्ष्य अपने सामने रखा था वो पूरा नहीं होता, तब तक उस उसमें कुछ न कुछ राज्य सरकारों को धक्का दीजिए। धक्का देने से ना सुने तो डंडा चलाइए। जी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपकी तरफ से प्रकाश सिंह जी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पुलिस फोर्स का या सीनियर अधिकारियों का या जो कमीशन है या जो कमीशन ऑफिसर्स नहीं है, उन सबका इस्तेमाल किस तरह से सरकारें, चाहे राज्य सरकार की बात हो, चाहे पॉलिटिशियंस की बात हो, वो किस तरह से करती हैं और उसका सारा खामियाजा जो है वो जनता भुगतती है। तो एक तरह से एक ऐसा ट्रेंड बन गया है, ऐसी एक ट्रेडिशन बना दी गई है जो आप कह रहे हैं कि एक लठैत की तरह जमींदारों की जो लठैत होती थी, उस तरह से पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल हैं और जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, इससे कहीं न कहीं मुक्ति मिलनी चाहिए पुलिस फोर्स को और जो फंडामेंटल चेंज है वो आना चाहिए। अ, पुलिस की जो पूरा सिस्टम है उसमें जिस तरह से आप पुलिस रिफॉर्म्स में आपने लंबा काम किया है लेकिन राज्य सरकारें जिस तरह आप बताते थे कि कोर्ट में आप खड़े हैं तो आप 4 लोग खड़े हैं और पूरे पूरे राज्य सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव उनके वकील जो हैं वो एक बड़ी संख्या में खड़े हैं सामने तो वो भी आपने एक दौर देखा है तो इस तरह से जिस तरह आपने पुलिस रिफॉर्म्स पर जो दिशा निर्देश भी जारी हुए उसके बावजूद भी राज्य सरकारों ने उसमें भी एक निकाल लिया उसको किस तरह से लागू ना किया जाए वो भी तरीके निकाल लिए तो आप अब जितना लंबा समय आपने गुजार दिया तो अब आपको क्या लगता है क्या क्या कहाँ इलाज है क्या सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए किस तरह से आगे का हो कि जनता के प्रति भी लोगों को लगे कि पुलिस हमारे सहयोग के लिए हमारे लिए है, क्योंकि जनता भी एक डर की नजर से पुलिस को देखती है अब क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं बन पाया चाहे वो पॉलिटिशियंस की वजह से हो चाहे सरकारों की वजह से हो और एक तरफ जो पुलिस फोर्स है वो भी सफर कर रही है बिकॉज उनको कमांड आ रही है ऊपर से तो कहाँ सोल्यूशन है कहाँ समाधान निकले मेरा आखिरी सवाल आपसे देखिए समाधान ऐसा नहीं कि मैंने आशा छोड़ दी है और आशा आशा अभी बनी है इसलिए मैं अभी संघर्षरत हूँ। देखिए जो हमारे सामने विकल्प हैं, जो जी संभावनाएँ हैं, पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपने इंटरेस्ट को रिवाइव करना पड़ेगा।
और उसके लिए हम मतलब ठीक जी, है, जजेस मतलब कुछ अच्छे जजेस आते हैं बीच में जिन्होंने बहुत योगदान देने की कोशिश की, इसमें संदेह नहीं। पर ज़्यादातर जजेस मैंने देखा वो सोचते हैं कि भाई कौन इस पचड़े में पड़े, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि एक तरफ तो मेरे एडवोकेट रहते हैं अकेले, और उनके समर्थन में मैं बेचारा आदमी रहता हूँ, एक कॉमन मैन। और दूसरी तरफ जी, देखिए तो 28 स्टेट के कम से कम 30-32 एडवोकेट खड़े रहते हैं, और एक से एक चालाक, एक से एक जी, होशियार। उनको पैसे मिले हैं कि इस जी, आदेश को लागू मत होने दो, और वो अपने पूरी बुद्धि जी, इसी में लगा देते हैं। अब वो 30-35 के अगेंस्ट एक और दो हम लोग कितनी भी बहस करते हैं तो फिर भी मतलब थोड़ा वजन हमारा हल्का पड़ जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना पड़ेगा। देखिए, मैंने एक दौर सुप्रीम कोर्ट का देखा, जस्टिस अग्रवाल को देखा था, जिन्होंने ये जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट का। जी, वो जब सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे तो वो कोई आदमी दाहिने-बाएँ डिस्कशन ले जाए, हाइजैक करने की कोशिश करे, इर्रेलेवेंट इश्यू इरेज़ करे, एक मतलब ज़बरदस्ती का संवैधानिक बिंदु खड़ा करने की कोशिश करे, उसको वहीं का वहीं डाँटते थे। जी, वहीं का वहीं डाँटते थे। मैंने जस्टिस सभरवाल से हिंदुस्तान के बड़े-बड़े वकीलों को डाँट खाते देखा है। उसके जी, बाद फिर मैंने नहीं देखा। किसी चीफ जस्टिस को ये करते मैंने नहीं देखा, जिस तरह से वो वकीलों को डाँटते थे, एंड डाँटते थे ऑन पॉइंट्स ऑफ लॉ। ऐसे नहीं अपने मतलब जी, अहंकार में नहीं डाँटते थे, ऑन पॉइंट्स ऑफ लॉ। उस तरह का फिर कोई ना कोई जज आएगा ज़रूर इस देश में। ठीक है, जज सब्रवाल साहब के सामने कुछ विवाद भी लग गए थे दुर्भाग्य से, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, पर सीधी-सी बात है, बट प्रिसाइडेड इन दिस व्हेन ही सैट इन द सुप्रीम कोर्ट, इन कोर्ट नंबर 1, जी, ही डोमिनेटेड द प्रोसीडिंग्स। मजाल नहीं था कोई जी, उनको हाईजैक कर ले, डाइवर्शनरी टैक्टिक कर दे। वो मतलब बाद में मैंने किसी चीफ जस्टिस में वो काबिलियत नहीं देखी उसके बाद से। ये लोग जी, मतलब एडवोकेट लोग खड़े हो जाते हैं, अनाप-शनाप बोलते रहते हैं, इर्रेलेवेंट इर्रेलेवेंट, और मतलब बेंच उनको टॉलरेट करती है। क्यों टॉलरेट करती है भाई? क्यों टॉलरेट करती है? जब आप व्हेन यू कांट टॉक सेंस, दे शुड आस्क देम टू शट अप। Or say that, all right, Mr. Such and such, you have 10 minutes time. I won't give you more than 10 minutes. Don't waste our time. जी, कुछ इस तरह की जी, मतलब प्रोसीडिंग्स में इस तरह की सख्ती आने की ज़रूरत है, वरना ये तो 30 एडवोकेट खड़े हो जाते हैं तो वो सब हमारा किए कराए पे मट्टी पलीत कर देते हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपने इंटरेस्ट को रिवाइव करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इसमें जनता को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सफ़र कौन कर रहा है? जी, जनता कर रही है। तो भई आप बिल्कुल, आवाज़ उठाइए ना कि हमें पुलिस सुधार चाहिए। आवाज़ उठाइए, जी, अपने कंस्टिट्यूएंसीज़ में अपने जो आपके जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन पे दबाव डालिए कि आप असेंबली में, आप पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाइए। तीसरी बात, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जनता को इतनी आवाज़ अपनी मतलब प्रबल करनी पड़ेगी कि वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको शामिल करने के लिए बाध्य हो जाएँ। जी, अगर आप पुलिस सुधार करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, पुलिस सुधार नहीं करेंगे तो जाइए आप किसी और से वोट माँग लीजिए। जनता को भी अपने आप को जी, असर्ट करना पड़ेगा, और नहीं असर्ट करोगे तो भैया मार खाते रहो और इसी तरह का अंधेर नगरी चलती रहेगी। जी, तो ये जनता की भी ज़िम्मेदारी बनती है। बहुत से देश में एनजीओज़ काम कर रहे हैं। कई एनजीओज़ ऑलरेडी इसमें लगे हैं, पर जितने लगने चाहिए उतने नहीं लगे हैं। मतलब 4-5 को तो मैं जानता हूँ जो काफ़ी मतलब इसमें पुलिस सुधार की दिशा में अपने स्तर पे कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। कॉमन कॉज़ है, बहुत जी, अच्छा काम कर रहा है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव अच्छा कर रहा है। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस है बॉम्बे में, वो भी अच्छा काम कर रहा है। इस तरह कई एक एक जी, एफआरएनवी है, फेडरेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यू, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब और भी बहुत सारे काम इनके पास हैं। पर इस तरह से अगर 100 एनजीओज़ भी देश भर में लग जाएँ, और हैं एनजीओज़ की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। किसी ने कहा कि कहीं मैंने पढ़ा था कि देश में जितने पुलिसकर्मी हैं उससे ज़्यादा एनजीओज़ हैं, भगवान जाने। तो मैं कहता पाए अब कितने एनजीओ मुझे नहीं मालूम, पर अगर 100 एनजीओज़ भी इसमें लग जाएँ, अलग-अलग प्रदेशों में, और मतलब इसको आगे बढ़ाएँ, तो कहीं न कहीं तो देखिए एक हम किसी न किसी सुधार के मुकाम पे कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे और तरक्की आगे होती रहेगी। अगर सुधार एकदम से नहीं हो जाएगा तो कम से कम सुधार का पहिया अगर चलता भी रहे, कितनी भी मंथर गति से चलता रहे, तो धीरे-धीरे बात आगे बनती चली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नैराश्य का वातावरण है। मैं मुझे विश्वास है कि हालात सुधरेंगे, जनता भी इस विषय में जागरूक होगी। मीडिया काफ़ी जागरूक हो चुकी है, पर वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स काम करते हैं।
जब कोई घटना हो जाएगी तो पुलिस सुधार में एक एडिटोरियल लिख देंगे, उसके बाद फिर वो सो जाएंगे। इसको मतलब ये कैंपेन नहीं कंसिस्टेंटली, चलता। जी, इस पे कंसिस्टेंटली एक प्रेशर बनाए कैंपेन की रखना तरह एक मुहिम होनी चाहिए मीडिया की है, भी। कैंपेन की तरह चलना है जिसको बराबर चलता रहे। तो जी। वो अभी नहीं हो पा रहा कैंपेन। मैं अकेले जितना हो सकता है मैं करता रहता हूँ, लोगों को जिससे जोड़ता रहता हूँ जितना जोड़ सकता हूँ, और बाकी तो क्या कहा जाए, ईश्वर के हाथ में है। जब पर मैं ये मानता हूँ कि जब ईश्वर की दया से एक दिन पुलिस सुधार का 2006 का आदेश आया, तो एक न एक दिन पुलिस सुधार सही मायने में लागू करने वाला भी कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हमें दिखेगा जरूर। जी, तो हमारी उम्मीदें हैं, सुप्रीम कोर्ट से सबकी निगाहें लगी हैं कि किस तरह से इस तरह की निर्देश आए कि जो फंडामेंटल चेंजेस आने चाहिए हमारे पुलिस सिस्टम में, पुलिस सुधार जो होने चाहिए, कि पॉलिटिकल प्रेशर में जो जिस तरह कहा जाए कि राजनीतिज्ञों का, जो एक नेताओं का एक खिलौना ना बनी रह जाए पुलिस, और उसका खामियाजा जनता ना भुगते। इस दिशा में काम होना चाहिए कि एक फंडामेंटल चेंज आने चाहिए, और जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेनिंग्स की बात है, रिसोर्सेज की बात है, उस पर भी काम होना चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उसमें भी हमें परिवर्तन देखना चाहिए, और मीडिया को भी एक कैंपेन की तरह इसे चलाना चाहिए। ये नहीं कि आज एक खबर आई और दूसरी खबर आई तो बस तब कुछ समय के लिए लिया, फिर कभी लिया। तो एक तरह से अगर परिवर्तन लाना है तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो प्रकाश सिंह जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया और इतने अहम विषय पर बात की, और अपने जो विचार है हमारे इस मंच के ज़रिए साझा किए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे, और किस तरह से हम जो जनता है उसको समाधान मिलता रहे उसकी समस्याओं का, और पुलिस के प्रति भी उसका भरोसा बढ़े। पुलिस रिफॉर्म्स की दिशा में जो ये कदम है वो आगे बढ़े, और किस तरह से जो जनता है वो पुलिस में भरोसा बनाए रखे। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।